गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद रितु। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने शेक्सपियर की पोएम द 7 एजेज ऑफ मैन को एक्सप्लेन किया था और आज मैं इसी पोएम का पार्ट 2 लेकर आई हूँ जो बेस्ड है एक्सट्रैक्ट्स पर। इन एक्सट्रैक्ट्स में मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ऐड किए हैं जिससे आप अच्छे से समझ सकें कि हमें क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से देना है, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स बिगिन। The first extract is from all the world is a stage to his acts being 7 ages। इन्हीं 5 लाइन में से हम अपने क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करेंगे एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द लाइन्स विद मेटाफोर्स कि जिन लाइन्स में मेटाफोर्स का यूज हुआ है उन लाइन्स को पिक आउट कीजिए। पहले मैं आपको मेटाफोर्स का मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। मेटाफोर इज ए फिगर ऑफ स्पीच जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन किया जाता है विदाउट यूज ऑफ कंपैरिजन वर्ड्स। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट 2 लाइन्स ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। इसमें वर्ल्ड को स्टेज माना गया है, वर्ल्ड का कंपैरिजन स्टेज से किया गया है। एंड सेकंड लाइन में मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, मैन एंड वीमेन को प्लेयर्स माना गया है। तो इन्हीं 2 लाइन्स में मेटाफोर्स का यूज किया गया है। सेकंड क्वेश्चन इज What does the poet say about human ages? Human ages के बारे में पोइट क्या कहता है? About human ages, the poet says that there are 7 ages. Next question is, what do the words exits and entrances mean? The words exits and entrances mean birth and death. Exit word death के लिए और entrances word birth के लिए यूज हुआ है। Find the word which means only. वो वर्ड एक्सट्रैक्ट में से फाइंड कीजिए जिसका मीनिंग है ओनली एंड द आंसर इज मेयरली। नाउ द सेकंड एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम एट फर्स्ट द इन्फेंट टू अनविलिंगली टू स्कूल एंड फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच 2 ह्यूमन एजेस हैव बीन मेंशन्ड हियर। The 2 human ages mentioned here are, यहाँ जो 2 human ages mention की गई हैं वो हैं infant and school boy। Next question is write the line with simile। simile का यूज जिस लाइन में हुआ है वह लाइन एक्सट्रैक्ट में से लिखनी है। पहले मैं आपको simile क्लियर कर देती हूँ। simile is a figure of speech। इसका यूज भी कंपैरिजन के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए, जैसे लाइक, एज, सो। एंड द आंसर इज एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। इसमें स्कूल बॉय की मूवमेंट को स्नेल से कंपैरिजन किया गया है कि वो स्नेल के जैसे क्रीप करता है, स्नेल के जैसे बहुत ही स्लो मूवमेंट में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ म्यूलिंग। म्यूलिंग का मीनिंग बताइए एंड द आंसर इज क्राइंग। एंड नाउ द थर्ड एक्सट्रैक्ट इज हियर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लवर डिस्क्राइब्ड हैप्पी। क्या लवर को हैप्पी डिस्क्राइब किया गया है? एंड द आंसर इज नो, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज सोरोफुल। नहीं, वह हैप्पी नहीं है, ही इज सोरोफुल। The second question is sighing like furnace, which figure of speech has been used here? इस लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? अब देखिए इस लाइन में लवर के आहें भरने की जो कंपैरिजन है, जो तुलना है वो फर्नेस से की गई है और बीच में कंपैरिजन वर्ड भी यूज किया गया है जो है लाइक। तो हम जानते हैं कि ये है फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। द आंसर इज इट इज अ सिमिली। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does the poet say about a lover? एक लवर के बारे में पोइट क्या कहता है? A lover sighed like a furnace, he sings love song to please his beloved। एक लवर फर्नेस की तरह आहें भरता है और अपनी बिलव्ड को खुश करने के लिए लव सॉन्ग्स गाता है। Now we will discuss extract number 4 and the first question is write the lines with simile and metaphor। इस एक्सट्रैक्ट में से वो लाइन्स सेलेक्ट करनी है जिसमें सिमिली और मेटाफर का यूज हुआ है। मैंने आपको सिमिली और मेटाफर बहुत अच्छे से डिटेल से क्लियर किया है। तो सिमिली का यूज हुआ है सेकंड लाइन में जिसमें है बियर्डेड लाइक द पार्ड
एंड मेटाफर का यूज हुआ है सीकिंग ऑफ बबल रेपुटेशन, जिसमें रेपुटेशन को बबल माना गया है। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज बबल रेपुटेशन मीन? बबल रेपुटेशन का यहाँ क्या मीन है? द आंसर इज इट मीन्स दैट रेपुटेशन इज एज शॉर्ट लाइव्ड एज द लाइफ ऑफ अ बबल। रेपुटेशन की लाइफ उतनी ही छोटी होती है जितनी की एक बबल की। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोल्जर रेडी टू डू? सोल्जर क्या करने के लिए रेडी है? द सोल्जर इज रेडी टू डाई फॉर नेम एंड फेम। सोल्जर अपने नेम, अपने फेम के लिए हर समय मरने को तैयार रहता है। नाउ हियर इज द एक्सट्रैक्ट नंबर 5 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फिजिकल फीचर्स डज अ मैन हैव एज द जस्टिस? जस्टिस के स्टेज में मैन में कौन से फिजिकल फीचर्स होते हैं? फिजिकल फीचर्स मीन्स कि वो फिजिकली कैसा दिखाई देता है। तो हमने पोएम में पढ़ा था फिजिकली उसके स्टमक के बारे में, उसके आईज के बारे में, उसकी बियर्ड के बारे में, वही सब हमें अपने इस आंसर के रूप में लिखना है। सो द आंसर इज एज द जस्टिस अ मैन हैज फेयर राउंड belly, he has severe eyes and beard of formal cut. The second question is how does he play his part of justice? वो जस्टिस का पार्ट कैसे प्ले करता है? तो इस एक्सट्रैक्ट की जो फोर्थ लाइन है वो हमारा आंसर है। ही प्लेज दिस पार्ट विद वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस। वो वाइज सोज और मॉडर्न इंस्टेंस एग्जांपल्स वगैरह देकर अपने इस पार्ट को प्ले करता है। नाउ द एक्सट्रैक्ट नंबर 6 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द सिक्स्थ स्टेज? सिक्स्थ स्टेज को पोएट ने क्या नाम दिया है? एंड इट इज वेरी सिंपल, द आंसर इज पेंटालून। The second question is what does the phrase shrunk shank mean here? यहाँ जो फ्रेज यूज की गई है shrunk shank, इसका क्या मीनिंग है? तो shrunk का मीनिंग होता है वीक हो जाना या सिकुड़ जाना, और shank means legs. So the answer is it means that his legs become weak and thin. Now here is the last extract and the first question is write the most pathetic line. Pathetic means we can say निराशा से भरी हुई, दुख से भरी हुई। तो हमें वो लाइन लिखनी है जिसमें बहुत निराशा झलक रही हो। एंड द आंसर इज sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. The second question is what do you mean by sans? sans वर्ड जो यहाँ रिपीट हो रहा है उसका क्या मीनिंग है? तो उसका मीनिंग हमने पोएम में समझा था, तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे इट मीन्स विदाउट। The last question of the poem and the extract is draw the last age of a man. मैन की लास्ट एज को कैसे ड्रॉ किया गया है, कैसे पिक्चराइज किया गया है, उसके बारे में बताना है। तो हमने पोएम में पढ़ा था कि सेकंड जो लास्ट एज है वो सेकंड चाइल्डिशनेस है, और इसमें एक इंसान जो है वो फुली डिपेंडेंट हो जाता है, फुली हेल्पलेस हो जाता है। वी कैन आंसर इन दिस वे, द लास्ट एज इज द सेकंड चाइल्डिशनेस। He is without teeth, without eyes, without taste and without everything. He is helpless and dependent like a child. So students, in this way you are able to answer the questions from an extract. I will meet you with my next video. Till then, keep watching my videos.